বীরভূমের রামপুরহাটে ক্লাস 7-এর ছাত্রীকে শারীরিক নির্যাতন এবং খুন। অভিযোগ, এরপর দাগী অপরাধীর মতো ঠান্ডা মাথায় নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে শিক্ষক মনোজ কুমার পাল। आपकी बेटी किसी दिन स्कूल से वापस ही ना आए, ना उस स्कूल में हो ना किसी दोस्त के पास। हर जगह ढूंढने पर भी कहीं ना मिले। कहीं कुछ गलत ना हो जाए ये सोच के आपके जीना आराम हो जाए। एक आखिरी उम्मीद लेके आप पुलिस के पास पहुंचे, पर पुलिस मदद की जगह आपको कहे तुम्हारी बेटी शायद किसी के साथ भाग गई होगी। तुम होपलेस हो जाते हो। एकदम से तुम्हारी दुनिया, सपने, उम्मीदें टूट के बिखरने लगते हैं। दिन बीत जाते हैं, तुम और भी होपलेस, पागल हो जाते हो। उतने में ही तुम्हें पता चलता है तुम्हारी बेटी का लाश मिली है, 3 टुकड़ों में बटा हुआ, सड़ा गला किसी नाली के अंदर। तुम्हें पता चलता है तुम अपने लाडली को विद्या के मंदिर समझ के जिस स्कूल में भेजते थे वहीं बैठा था एक विकृत लालसा कामना से भरी शैतान, जिसकी विकृत लालसा ने तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन ली। किसी साइको क्राइम थ्रिलर मूवी का प्लॉट लग रहा है ना? सैडली कुछ ऐसा ही हुआ हमारे बाहा के साथ। बाहा, जिसका संताली लैंग्वेज में अर्थ फूल, किसी मनोज कुमार पाल नाम के पीडोफाइल, सेक्सुअल प्रेडेटर, साइकोपैथ की विकृत लालसा के शिकार हुआ हमारी फूल। क्या सिर्फ बाहा? अतीत में हमने देखा है अभया, निर्भया और ना जाने कितने हैं जिनको हम सही मायने में जस्टिस दे पाए कि नहीं पता नहीं। बाहा को जस्टिस मिले भी नहीं। उतने में ही जुबिन गर्ग के फ्यूनरल के बाद असम के डिब्रूगढ़ के टी गार्डन में 8 साल की एक बच्चे की लाश मिली, allegedly sexually assaulted and killed by 4 persons. May their soul rest in peace and justice is served. पर सवाल उठता है, why Indian law is failing to protect women? क्यों आज भी लड़कियां डर डर के जी रही हैं? अगर कानून का मकसद हमारी रक्षा ही करना है, न्याय प्रतिष्ठा करना है, तो हमारी सरकार, जुडिशियल सिस्टम, एग्जीक्यूटिव बॉडी क्यों हमारी स्पेशली महिलाओं के लिए एक सेफ, सिविल, रेस्पेक्टेबल सोसाइटी की नींव रखने में फेल हो रही है? सवाल तो सिस्टम के हर एक स्तंभ से पूछनी चाहिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें खुद से। Why do we men even rave? Johar, I'm not an expert or investigative journalist. I have limited information and knowledge. But बाहा की निःशंक सत्यता मेरे लिए दर्दनाक, शर्मनाक है, जो मुझे अपनी आवाज उठाने में मजबूर कर। ये स्पेसिफिक सेंसिटिव इशू मैंने हमेशा से अवॉइड किया है, पर आज नहीं, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हमारे देश में लड़कियों की सेफ्टी का दिशा क्या है और सर्वाइवर्स को जस्टिस मिलती है भी या नहीं, ये जानने के लिए इंडिया का रेप स्टैटिस्टिक्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टैट्स डोंट लाई। सो इट्स इम्पोर्टेंट हम गवर्नमेंट रिपोर्टेड रेप स्टैटिस्टिक्स या रिपोर्ट को खंगालें और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर महिलाएं सुरक्षित है भी या नहीं, अपनी जुडिशियल सिस्टम कितनी इफेक्टिवली पीड़िताओं को जस्टिस दिला पाती है। पब्लिकली टिल 2022 का इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिला। इन 2022 इंडिया रिपोर्टेड 31,516 रेप केसेस एज पर स्टैटिस्टा। इसके साथ ये इंडिया को वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉर वुमेन में आइडेंटिफाई करता है। द हिंदू रिपोर्टेड इंडिया में हर दिन 86 रेप केसेस रिपोर्ट या रजिस्टर होते हैं, यानी कि हर घंटे 3 से ज्यादा लड़कियां फोर्सफुल सेक्सुअल वायलेंस के शिकार होते हैं। सैडली ये बस रिपोर्टेड केसेस हैं, ना जाने कितने ही अनरिपोर्टेड हैं। स्टेट वाइज देखे तो राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली टॉप लिस्ट में है। मॉस्पी के एज वाइज विक्टिम की रिपोर्ट से पता चलता है इन दरिंदों के विकृत लालसा से ना बच्ची ना बुजुर्ग कोई भी सुरक्षित नहीं है। पर सवाल यह है कि इतने सारे स्ट्रिक्ट एंटी रेप लॉज जैसे पॉक्सो एक्ट, आईपीसी सेक्शन 375, 376, 377 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 लॉस भी सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट नॉन एडल्ट वुमेन और एडोलसेंट गर्ल चाइल्ड रोक नहीं पाए। रॉयटर्स द्वारा रिपोर्टेड एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के स्टेट्स रिवील करते हैं 2018 से 2022 के बीच इंडिया का रेप कन्विक्शन रेट वाज ओनली अराउंड 27 to 28%। कन्विक्शन रेट का सिंपल मतलब होता है कितने परसेंटेज एक्यूज्ड गिल्टी साबित हुए और उनको सजा मिली। जैसे कि कन्विक्शन रेट परसेंटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ केसेस हु आर एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड अपॉन नंबर ऑफ केसेस डिस्पोज्ड बाय द कोर्ट इनटू 100 और डिस्पोज्ड केसेस मतलब जिन केसेस का कोर्ट फाइनल वर्डिक्ट या राय दे। इसमें राहत की बात यह है कि फर्स्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की वजह से इंडिया का फिलहाल जस्टिस फॉर रेप एंड पॉस्को एक्ट केसेस में डिस्पोजल रेट अराउंड
96.28% है as of March 2025 as per PIV। दूसरी तरफ कन्विक्शन रेट इज ओनली अराउंड 28%। इसका मतलब क्या 100 में से सिर्फ 28 पीड़िताओं को ही जस्टिस मिल पा रहा है और बाकियों का क्या उनका एलिगेशन फॉल्स है या फिर जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड? ये नंबर्स बहुत कंसर्निंग है। फर्स्ट, अगर वो फॉल्स एलिगेशंस है तो क्या एंट्री ऑफ लॉज मेंस के खिलाफ मिसयूज हो रहे हैं? सेकंड, अगर वो एलिगेशंस वैलिड है बस एविडेंस की कमी से गिल्टी प्रूव नहीं हो पा रहे तो ये क्लियर है हमारे सरकारें, पुलिसिंग सिस्टम, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, जुडिशियल सिस्टम और हम एज अ सोसाइटी फेल हो रहे हैं महिलाओं को सुरक्षा देने में और पीड़िताओं को जस्टिस दिलाने में। हमें ये नहीं पता कितने केसेस अनरिपोर्टेड या अनरजिस्टर्ड है, पर ये जरूर पता है वो क्यों नहीं रिपोर्ट हुए। वो छोटे कपड़े पहनती थी, लड़कों से मिलती थी, देर रात तक बाहर घूमती थी, ब्ला ब्ला ब्ला। इंडिया इज कल्चरली रिच बट कंजर्वेटिव देन डेवलप्ड कंट्रीज। यहाँ जस्टिस से ज्यादा इज्जत मायने रखती है। पर वो तो बस 13 साल की बच्ची थी। क्या अगर वो आज जिंदा होती तो हम उससे ही सवाल करते, उसे ही ब्लेम करते? उसने घर में इन्फॉर्म की थी एक टीचर उसको स्कूल में तंग कर रहा है। उसे बोलता है तुम किसी की नहीं हो सकती, तुम बस बड़ी हो जाओ, मैं तुमसे शादी करूंगा। और उसी दिन बहा की फैमिली उसको घसीट के पुलिस के पास लेके जाती। तो शायद आज बहा। ह्यूमन राइट्स वॉच के एक इंटरव्यू में साइकोलॉजिकली डिसेबल्ड 26 साल की एक लड़की सुष्मिता बताती है सेक्सुअल वायलेंस की रिपोर्टिंग के दौरान उससे पूछा जाता है उस सिचुएशन में वो कैसे फील कर रही थी। रियली पता नहीं ऐसे सवाल इन्वेस्टिगेशन में जरूरी है या नहीं, पर ये श्योर है ऐसे सवाल विक्टिम को ऑकवर्ड और ट्रॉमाटाइज्ड जरूर करेंगे। आई गेस ऐसे सेंसिटिव सिचुएशन के लिए वो ट्रेंड नहीं है। ऐसे सेंसिटिव इशू की रिपोर्टिंग किसी ट्रेंड फीमेल ऑफिसर्स की द्वारा ही होना चाहिए। ये इंसिडेंट रिवील करता है ऐसे अनप्रोफेशनल और ऑकवर्ड बिहेवियर लड़कियों को सेक्सुअल वायलेंस की रिपोर्टिंग से रोकती है। और अगर रिपोर्टिंग ही नहीं होगी तो जस्टिस तो दूर की बात। जैसे कि इनिशियली भाग की फैमिली का कंप्लेंट रिसीव नहीं किया गया। उनसे बोला गया आपकी बेटी शायद प्यार में किसी के साथ भाग गई होगी। ये कहना गलत नहीं होगा। पुलिस की लापरवाही ने हमसे हमारी वाह को छीन ली। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में सीनियर लॉयर रेबेका एम जॉन कहती हैं ऐसे सेक्सुअल प्रेडेटर्स मानते हैं कि वो क्राइम करने के बावजूद लॉ को बाईपास करके खुद को बचा सकते हैं। वो कोट करती हैं वन ऑफ द फैक्टर्स वुड बी द एब्सेंस ऑफ फियर ऑफ द लॉ। जैसे कि बहा के अत्यार मनोज कुमार पाल बहा को किडनैप करते हैं, नींद की दवाएं देके उसकी शोषण करते हैं, पकड़े जाने के डर से उसकी टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंक देते हैं, फिर लॉयर को कंसल्ट करते हैं आफ्टर दिस कोल्ड ब्लडेड मर्डर ताकि वो बच सके इतनी घिनौनी हरकत के बाद भी। डॉक्यूमेंटिंग एविडेंस ऑफ रेप दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल बट वल्नरेबल। जितनी एक्यूरेसी एंड सिंसियरिटी के साथ एविडेंस कलेक्ट की जाएगी एविडेंस उतना स्ट्रॉन्ग और जस्टिस देने में सक्षम होगी। On the other hand, intentional और unintentional negligence in evidence collection may result in unfair favor of one side. छोटी से छोटी लापरवाही एविडेंस में इनकंसिस्टेंसी या असंगति ला सकता है जो कि पीड़िता को जस्टिस से वंचित कर सकती है। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्राइम्स इन एविडेंस जैसे कि विक्टिम के स्टेटमेंट्स, इंजुरी मार्क्स, मेडिकल एविडेंस इंक्लूडिंग फॉरेन बायोलॉजिकल सब्सटेंस लाइक सेमेन, सलाइवा, डीएनए और क्राइम सीन का कंडीशन सिंसियरली प्रोटेक्ट एंड कलेक्ट करनी चाहिए। पर जैसे कि मैंने कहा था ये वल्नरेबल भी है, यानी कि इन एविडेंस को अल्टर भी किया जा सकता है ताकि एक्यूज्ड को बचाया जाए। जैसे कि अभय केस में सीबीआई एलिज करती है स्टेट पुलिस क्राइम ब्रांच ऑफ केरला जानबूझ के एक्यूज्ड को बचाने के लिए इंपॉर्टेंट एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और तो और मोस्ट रिसेंट निर्भया केस के पब्लिक होने के तुरंत बाद अनआइडेंटिफाइड गूंस के द्वारा एलिजिडली क्राइम सीन वैंडलाइज्ड किया जाता है जो कि बहुत क्वेश्चनेबल, क्योंकि जो जस्टिस डिमांड करता है वो एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं। अपोजिशन पार्टी बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी क्लेम करते हैं पुलिस मास्क गूंस को अर्जिकर मेडिकल कॉलेज क्राइम सीन प्रीमाइस में अलाउ करती है और एविडेंस प्रोटेक्ट करने में नाकाम होती है। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं हमारा रिजिड सोसाइटल कंजर्वेटिज्म, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन पुलिसिंग सिस्टम, नेग्लिजेंस इन एविडेंस रिपोर्टिंग एंड लूपहोल्स इन जुडिशियल सिस्टम एक्यूज्ड को प्रिविलेज्ड और विक्टिम को लाचार फील कराती है अक्सर ही। लो कन्विक्शन रेट अलार्मिंग जरूर है पर हाई डिस्पोजल रेट एक रे ऑफ होप बन के उमड़ रहा है। जस्टिस नीड टू बी इक्वल एंड जस्टिस नीड टू बी गारंटीड टू एवरीवन। एक भी पीड़िता जस्टिस से वंचित नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ लॉ को इतना स्ट्रिक्ट और इफेक्टिव बनाना है कि लड़कियां रात के 2 बजे रास्ते में बेफिक्र होकर चल सके। हर एक माँ बेटी काम से घर सही सलामत लौटे। विश्वगुरु, सोनार बांग्ला जैसे हेवी शब्द सुनने में ही अच्छे लगते हैं, एक यूटोपियन वर्ल्ड, बट रियलिटी अंदर की सच्चाई खंगालती है। फॉल्स प्रोमिसेस बस एक क्योटिक वर्ल्ड बनाता है और परफेक्ट एग्जीक्यूशन एक सेफ हेवन। इसलिए दुबई आज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉर वुमेन है और हम अभी भी अपनी माँ बहन की इज्जत सुरक्षित नहीं कर पाए। मेरा आपसे सवाल है, क्या हम खुद जिम्मेदार नहीं हैं अपनी माँ बहन की वर्तमान परिस्थिति के लिए? हम एज ए सोसाइटी विक्टिम को ब्लेम करते हैं, परिवार अपनी इज्जत बचाने में लग जाती है, पुलिस की बिहेवियर एफआईआर को डिस्करेज करती है, कोर्ट तारीख पे तारीख देता है, एक्यूज्ड खुद को अनटचेबल समझता है, पर विक्टिम सो स्टॉप विक्टिम ब्लेमिंग, रिपोर्ट एवरी केस, इंश्योर वुमेन सेफ्टी। पीड़िताओं को सिर्फ न्याय नहीं
सहानुभूति, इज्जत और सामाजिक आंतरिकता भी मिलनी चाहिए। वक्त आ गया है क्राइम और करप्शन को नॉर्मलाइज करना बंद करने का। 100 रुपीस में अगर सिविक पुलिस तुम्हारी सेफ्टी और सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, तो गद्दी में बैठे हुए करोड़ों में ना जाने क्या क्या ही कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तुम्हारी एक वोट से सरकारें बदल सकती है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है तुम्हारी एक एक वोट से तुम्हारी माँ बहन की इज्जत सुरक्षित हो? सो वोट उसी को करो जो आपके लिए एक बेहतरीन जिंदगी, अच्छे रोजगार, हॉस्पिटल, शिक्षा, सड़क और महिलाओं की इज्जत सुरक्षित करने की जिम्मेदारी ले सके, ना कि कुछ पैसे और सुविधाओं में बच जाओ। अगर समाज सभ्यता की मांग रखता है, उससे भी रिजिड पैट्रियार्कल मिसोजिनी माइंडसेट से निकलना होगा, जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन प्रमोट करता है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने बच्चों को इंसान बनाएं, उन्हें मॉरल और इथिक्स का पाठ पढ़ाएं, उन्हें सिखाएं लड़की का सहमति या कंसेंट बहुत मायने रखता है एक रिलेशनशिप में। इफ अ गर्ल सेज नो, दैट मीन्स नो। बात अगर किसी पीड़िता को जस्टिस दिलाने की हो, उसमें जुडिशियरी ही काफी है, उसमें पॉलिटिक्स नहीं आने चाहिए। पर बात अगर सारे महिलाओं की सुरक्षा की हो, तो जवाब और अकाउंटेबिलिटी जो गद्दी में बैठा हुआ है उसी से मांगनी चाहिए। यहाँ पॉलिटिक्स मस्ट है। ममता दी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, व्हाई आर यू फेलिंग टू प्रोटेक्ट वुमेन इन बंगाल? भैया की दर्द से हम उभरे ही नहीं, बाहर की जस्टिस के लिए हम सड़कों पे उतरने में मजबूर हो गए। दीदी, हमें ग्राउंड में कुछ बदलाव नहीं दिखाई दिए। आपके एक्शंस, प्लान क्या है महिलाओं के सुरक्षा सुनिश्चित करने के? मौसवी के स्टेट वाइज एज वाइज विक्टिम्स रिपोर्ट 2022 मेरे लिए शॉकिंग है। क्या सच में 2022 में बंगाल में कोई 18 साल के नीचे की लड़की सेक्सुअल वायलेंस का शिकार नहीं हुई? या फिर आपकी गवर्नमेंट इन केसेस को अंडर रिपोर्ट कर रही है? अगर ऐसा है तो ये फॉल्स यूटोपिया वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत कंसर्निंग है। आई हाईली एडमायर कन्याश्री शुभशती जैसे स्कीम जो कि काफी इफेक्टिव है लड़कियों को एम्पावर करने में थ्रू एजुकेशन, पर लक्ष्मी भांडार जिसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो पॉजिटिव है, पर वो महिलाओं को एम्पावर नहीं डिफेंडेड बनाता है, वो भी सरकार के ऊपर। उसकी जगह उन्हीं फंड से अगर महिलाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए, लाइक नारी शक्ति फोर्स टू प्रोटेक्ट वुमेन, उसमें से अगर 1/3 महिलाएं भी एम्प्लॉयड हुए, स्नोबॉल इफेक्ट से बाकियों को एम्प्लॉयमेंट, सुरक्षा और वॉइस मिल सकती है। देश का डेवलपमेंट और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पॉलिटिक्स से बड़ा जरिया नहीं हो सकता। सो माय लास्ट मैसेज टू ममता दी एंड opposition parties of Bengal will be, if there had been no Singur, Mamta Di would still have been in opposition. So justice must be done or a change must be done.